हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपकी चाइल्डहुड एंड डेवलपिंग ईयर्स की जो आपकी बुक है बीएड फर्स्ट सेम की, ठीक है। उसमें जो आपके टॉपिक है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है 16 और 2 नंबर का, ठीक है। 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मैंने इस पेपर का पेपर स्टाइल और क्वेश्चन पेपर 2020, 2021 और 2022 के ऑलरेडी अपने चैनल पर जो है वो डाल रखे हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें से जो हमने मीनिंग जो है वो प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। नेचर जो है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो देख सकते हैं कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये वाला जो आपका टॉपिक है इसको इस वीडियो में जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं स्कोप। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, इसमें जो है वो 5 पॉइंट्स हैं। अधिगमकर्ता, सीखने की प्रक्रिया, सीखने संबंधी परिस्थितियां एवं वातावरण, सीखने संबंधी अनुभव एवं अध्यापक। 5 इसमें जो है वो इसके जो है वो स्कोप आपको दिए गए हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। आप इसका जो है वो फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं। फ्लो डायग्राम बनेगी आपकी कुछ इस तरह से। ये मैं एक सैंपल आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आएगा आपका शिक्षार्थी। शिक्षार्थी कौन हुआ? जो शिक्षण ग्रहण कर रहा है, जो सीख रहा है। फिर आता है अधिगम प्रक्रिया, दूसरा पॉइंट आता है इसमें अधिगम प्रक्रिया। फिर तीसरा आता है अधिगम स्थिति की, अधिगम की क्या स्थिति है? शिक्षा ग्रहण करने की। चौथा है अधिगम संबंधी अनुभव, अधिगम क्या हुआ? सीखने संबंधी अनुभव। और लास्ट आता है शिक्षण स्थिति, शिक्षण स्थिति या अध्यापक, ठीक है। पहला आता है शिक्षार्थी, शिक्षार्थी मतलब अधिगम करता। दूसरा आता है अधिगम प्रक्रिया या सीखने की प्रक्रिया। उसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट, जो आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो इन 5 पहलुओं के जो है वो इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहले शिक्षार्थी आएगा, फिर अधिगम प्रक्रिया शुरू होगी, फिर अधिगम की स्थिति क्या है, फिर अधिगम संबंधी अनुभव क्या उसके बता रहे हैं, और फिर आता है शिक्षण स्थिति या अध्यापक। तो ये हुआ आपका शिक्षण मनोविज्ञान के क्षेत्र में। जब आप सबसे पहले लर्न करेंगे वो पॉइंट है अधिगमकर्ता, द लर्नर। अधिगमकर्ता शब्द से अभिप्राय है उन विद्यार्थियों से है जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह विद्यार्थी सामूहिक रूप से कक्षा में संगठित होते हैं। वास्तव में कक्षा का व्यवहार विद्यार्थियों के व्यवहार के अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में जो कक्षा का व्यवहार है, कक्षा का व्यवहार विद्यार्थियों के व्यवहार के अलावा कुछ और नहीं है। बिना किसी अधिगमकर्ता से कोई भी शिक्षण जो है वो नहीं हो सकता है। बिना किसी अधिगमकर्ता से कोई भी शिक्षण नहीं हो सकता। अगर कोई आपके पास अधिगमकर्ता नहीं है, कोई सीखने संबंधी किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं है, तो हम उसको अधिगमकर्ता की श्रेणी में नहीं लेकर जाएंगे। दूसरा आता है सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थियों से परिचित होने और यह तय करने के बाद कि कौन से सीखने संबंधी अनुभव उसे दिए जाने हैं। इन अनुभवों को आसानी से और सफलतापूर्वक विद्यार्थियों तक पहुंचाने की समस्या सामने आती है। सीखने की प्रक्रिया कि जब भी आप किसी शिक्षार्थी को शिक्षण ग्रहण करवाते हैं तो सबसे बड़ी जो है वो सीखने संबंधी अनुभव उसे दिए जाने चाहिए। इन अनुभवों को आसानी से और सफलतापूर्वक विद्यार्थियों को पहुंचाने की समस्या जो है वो सामने आती है। इसलिए इस दूरी के इर्द गिर्द शिक्षा मनोविज्ञान सीखना क्या है और कैसे सीखा जाता है, इस तथ्य को लेकर आगे बढ़ता है। फलस्वरूप इसमें कुछ इस प्रकार के प्रकरण जैसे सीखने के विभिन्न नियम एवं सिद्धांत, स्मृति एवं स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष निर्माण, सोचने एवं विचारने की प्रक्रिया, प्रशिक्षण, स्थानांतरण शामिल है, ठीक है। फिर आपके आता है सीखने संबंधी परिस्थितियां एवं वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने संबंधी परिस्थितियों और वातावरण से लेकर विषय सामग्री को शामिल किया जाता है। कुछ इस प्रकार के प्रकरण जैसे कक्षा का वातावरण इसमें शामिल किया जाता है। सीखने में सहायक समूह, मनोविज्ञान, मूल्यांकन की विधियां, निर्देशन एवं परामर्श इत्यादि इसमें जो है वो शामिल किए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सीखने संबंधी अनुभव। यह क्षेत्र सीखने संबंधी अनुभवों को लेकर है। यद्यपि शिक्षा मनोविज्ञान यह निर्णय नहीं लेता है कि क्या पढ़ाना है, सीखने संबंधी अनुभव विद्यार्थी को किस प्रकार दिए जाए यह बतलाने का उत्तरदायित्व रखता है। उत्तरदायित्व शिक्षा मनोविज्ञान का है। यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान यह निर्णय नहीं लेता है कि विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है, बल्कि सीखने संबंधी अनुभव विद्यार्थी को किस प्रकार दिए जाए यह बताने का उत्तरदायित्व किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का है। शिक्षा दर्शन द्वारा किसी पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ाने के उद्देश्य के और मूल्य के से परिचित कराने के पश्चात शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता अनुभव की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, अध्यापक। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट के जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जो है वो क्षेत्र घूमता है और उसमें लास्ट पॉइंट आता है अध्यापक। अधिगम लेकिन महत्वपूर्ण दूरी अध्यापक है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण दूरी क्या है, अध्यापक है। अध्ययन और अध्यापक कोई भी कार्यक्रम अध्यापक के बिना पूरा नहीं हो सकता है और संबंधित विषय वस्तु को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा प्रक्रिया में अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाने के लिए प्रेरित करता है। यह अनेक अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट, अभिप्रेरणा, चिंता, अनुकूलन और ऊंचा उठने की इच्छा आदि का वर्णन करता है। स्टूडेंट्स, अगर आप 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने इसका जो हार्ड कॉपी है वो भी जो है वो अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट जो मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सेक्शन बी में 2020 में क्या आपको क्वेश्चन आया था, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए और एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है, विस्तृत विश्लेषण कीजिए। तो हो सकता है इस बार जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए। तो आपका क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कई बार जो है वो क्वेश्चन बीएड एग्जाम में जो है वो घुमा फिरा कर अभी आते हैं, आप इस बात का भी ध्यान रख। तो आपने क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका अथवा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक एवं अधिगमकर्ता का लाभ। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अध्यापक, अगर आपको मनोविज्ञान की समझ होगी तो आपके अध्यापन प्रक्रिया में ये किस प्रकार जो है वो सहायक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताया गया है जन्मजात स्वभाव का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान से जो है वो अध्यापक को क्या होता है, बच्चे के जन्मजात स्वभाव का जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है कि बच्चा जन्म से कैसा है और किस बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो समान नहीं होता है, उसका व्यक्तित्व जो है कक्षा में बैठे 50 विद्यार्थियों का व्यक्तित्व एक समान नहीं होगा, उनका IQ एक जैसा नहीं होगा। दूसरा है व्यवहार का ज्ञान। विद्यार्थी के व्यवहार का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान से ही एक अध्यापक जो है वो अनुमान लगा सकता है। चौथा पॉइंट है सीखने का ज्ञान, कि विद्यार्थी किस प्रकार जो है वो अधिगम को आसानी से सीख सकता है, इसका ज्ञान जो है वो किससे पता लगता है, शिक्षा मनोविज्ञान से। फिर है अचेतन मन का ज्ञान। अचेतन मन क्या हुआ कि अगर बच्चे का जो है वो मन कहीं यहाँ नहीं लग रहा है, कक्षा में नहीं लग रहा है, तो अध्यापक को कैसे पता लगेगा कि उसका जो है मन अचेतन है, मीन्स कि जो इसका मन जो है वो कक्षा में नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के मन का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान ही मनोविज्ञान है। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान मनोविज्ञान ही बताता है कि किसी व्यक्ति का, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से है, उसका IQ लेवल क्या है, उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। नौकरी का ज्ञान, निर्देशन का ज्ञान, कि किस प्रकार जो है वो कक्षा को निर्देशन देना है, किस प्रकार बच्चों को जो है वो किसी विषय के बारे में जो है वो निर्देश दिया जाना चाहिए, जिससे उनके मन को या उनके दिमाग में जो है वो चीज आसानी से बैठ सके। अध्यापक छात्र संबंध में सुधार। शिक्षा मनोविज्ञान का अगर ज्ञान अध्यापक को होगा तो उससे अध्यापक और छात्र के संबंध में जो है वो सुधार होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि बच्चे में कौन सी भिन्नताएं हैं और किस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। ये शिक्षा मनोविज्ञान से ही एक
अध्यापक जो है वो सीखता है, उसके ज्ञान से ही सीखता है। फिर आता है प्रयोगात्मकता एवं अनुसंधान। फिर आता है मापनीय मूल्यांकन। अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का मूल्यांकन आप एक तरीके से नहीं कर सकते हैं। 50 में से आप 20 का मूल्यांकन एक जैसा कर पाएंगे, 20 का किसी दूसरे तरीके से और 10 का किसी अलग तरीके से। ये रेशो 5 भी हो सकती है, 2 बच्चों का मूल्यांकन भी अलग तरीके से हो सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या बताता है कि किसी बच्चे का मापनीय मूल्यांकन किस प्रकार करना है। पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार होता है, शिक्षण विधियों में सुधार आता है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। इन सभी पॉइंट्स को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उससे आप समझ ही सकते होंगे कि शिक्षण विधियों में कैसे सुधार आएगा। फिर आता है अनुशासन में सुधार। ठीक है, ये आपके कितने पॉइंट दिए गए हैं, ये मैंने आपको 14 पॉइंट दिए गए हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 16 नंबर का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया। सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय, उसके बाद लिखेंगे परिचय में क्या लिखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। फिर उसके बाद लिखेंगे आप अर्थ शिक्षा मनोविज्ञान का। उसके बाद आप लिखेंगे परिभाषा, 2 परिभाषाएं लिखनी है, 2 या 3 परिभाषा मैक्सिमम जो है वो होनी ही चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा भी बताई गई है। नोट्स में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर या मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। परिभाषा लिखनी है। 3 परिभाषा लिखने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका, तो आप या तो उसके क्षेत्र को पहले डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या उसके नेचर को। ये ऑप्शनल आ जाता है, या तो आप नेचर के 4-5 पॉइंट लिख लीजिए या आप क्षेत्र के, पर 5 पॉइंट से ज्यादा जो है वो पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। क्वेश्चन को जो है वो लेंथी बनाना है, 2-3 क्वेश्चन जो है वो ऐड ऑन करने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिख लिया, क्षेत्र लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो आपका क्षेत्र के 5 पॉइंट पहले पेज में ये आएंगे, पूरा फर्स्ट पेज जिससे कवर होगा, फिर 1.5 आपका पेज, हाफ पेज इससे कवर होगा, मतलब कि 2 शीट्स जो है वो परिचय, अर्थ और फर्स्ट पेज। जैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्टेशन इस प्रकार से होगी कि सबसे पहले जो है वो परिचय लिखना है, परिचय लिखना है, और उसके बाद आएगा अर्थ। 1 पेज इसमें कवर करना है, 8 शीट्स आपको जो है वो ईच क्वेश्चन में जो है वो कवर करनी होती है। फिर उसके बाद आएगी परिभाषा, अर्थ और परिभाषा के साथ आपके 2 पेज कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका परिभाषा के बाद आप लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। क्षेत्र में आप जो है वो उसमें जो आप एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे, ये भी परिभाषा वाले ही पेज में जो है वो हाफ में कवर होनी चाहिए, हाफ में परिभाषा और हाफ पेज में क्षेत्र। क्षेत्र से आप जो है वो 2 शीट्स कवर करेंगे, क्षेत्र 5 क्षेत्र है। और लास्ट में आप लिखेंगे भूमिका, शिक्षण मनोविज्ञान की भूमिका। 4 शीट्स जो है वो आपने इससे कवर करनी है, शिक्षण मनोविज्ञान की भूमिका से, ठीक है। और लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष, 4.5 करनी है, 1.5 यहाँ पर कवर करेंगे, 4.5 करनी है। हाफ पेज में जो है वो डायग्राम होनी चाहिए, फ्लो डायग्राम। इस बात का ध्यान रखेंगे कि फ्लो डायग्राम से जो है वो पूरा पेज जो है वो कवर नहीं करना है, हाफ पेज कवर करना है। मार्क्स तभी आएंगे अगर आप पूरे पेपर में ही फ्लो डायग्राम बना देंगे, तो जो है वो भी ठीक नहीं है। अटेम्प्टेशन जो है वो इस प्रकार से करनी है कि जो आपका मटीरियल है उसको आप अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर सके। क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि शिक्षण मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करते हुए मनोविज्ञान की शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान की भूमिका को परिभाषित करें। तो अटेम्प्टेशन भी उसी प्रकार से होने चाहिए। सबसे ज्यादा मैटर करता है अटेम्प्टेशन, कि आप पेपर के अटेम्प्टेशन किस प्रकार कर रहे हैं। सो जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसका आज हमने टॉपिक नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कवर कर लिया। अब हम करेंगे आपका टॉपिक नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे होपफुल पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।